Welcome back, my dear students, to my channel Learn and Grow by MKS. हमने पहले एक वीडियो में मैंने अनाउंसमेंट किया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज ऑफ वीडियो फॉर द डेटाबेस। उससे रिलेटेड एक वीडियो हमने कल ही अपलोड किया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसके लिंक को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और लिंक से भी जा सकते हैं या फिर मेरे चैनल के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रीवियस वीडियो को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस समझाया था। अब आगे हम लोग एसक्यूएल के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहले थ्योरी पार्ट्स करते हैं, फिर कुछ उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे आज। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। देखो, DBMS database management system, all of you know, but whenever we use the table in the database concepts, then it becomes a relational database management systems. जो RDBMS का कॉन्सेप्ट था आपको पता ही किसने दिया था, EF कोड ने। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको बताया हुआ था। तो और देयर आर मेनी RDBMS software such as MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle, which allow us or help us to create a database consisting of relations. यहाँ पर relations का मतलब क्या हुआ, टेबल, and to link one or more relations for efficient query, है ना। तो to link one or more relation means we are going to make a link between one or more tables, है ना। और इस तरीके से इनको क्रिएट किया जाता है कि इट बिकम्स सो इजी फॉर द यूजर टू एक्सट्रैक्ट दियर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द database. We can the user can also modify the database, can modify the content of the database, can modify the structure of the database, and we can manipulate the data on that database also. So, and for doing all these things, one has to write the applications program to access data in case of a file system. एक कोई एक फाइल सिस्टम है, उसमें अगर हमको डाटा को एक्सेस करना है तो आई हैव टू राइट द प्रोग्राम. But for the database management systems, there are special kind of programming languages called query language that can be used to access data from the database. ठीक है, तो जो क्वेरी लैंग्वेज है ये एक तरह का स्पेशल काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम लोग यूज करते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए डाटाबेस से. ठीक है, एंड वन ऑफ देम इज द SQL. SQL is the most popular query language used by the major relational database management systems such as MySQL, Oracle, SQL Server. ये SQL लैंग्वेज जो है सबसे पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज है जिसका यूज़ जो है बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं लाइक Oracle. तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता क्या है? फर्स्ट, इट वाज डेवलप्ड इन 1970 इन एन IBM लेबोरेटरी. SQL को हम लोग कभी कभी SQL भी बोलते हैं. इट इज़ अ फोर्थ जनरेशन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज. याद रखिएगा, कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आता है इस तरह का कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SQL, SQUEL, एंड इट इज़ द फोर्थ जनरेशन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज. इसके फीचर्स क्या हैं? पहला चीज़, ये बहुत ही आसान है इसको सीखना, है ना. दूसरा, इट इज़ अ नॉन केस सेंसिटिव. हम किसी भी केस में लिख सकते हैं, अपर केस, लोअर केस, इट डजेंट मैटर. We can create and interact with the database using SQL in an efficient and easy way. दूसरा बेनिफिट क्या है कि we don't have to specify how to get the data from the database. हमें ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है कि हमें डाटा को किस तरह से उसको एक्सेस करना है, लेकिन बल्कि हमें ये स्पेसिफाई करना है कि हमें क्या रिट्रीव करना है, क्या वहां पर जाके चेंजेस करना है. बस हमें यही बता देना, बाकी सारा काम जो है SQL खुद कर देता है. सो SQL प्रोवाइड्स द स्टेटमेंट्स.
SQL provides the statements for defining the structure of the data, manipulating the data in the database, declare the constraints, and retrieve the data from the database in various ways depending on our requirement. Depending on our requirement. ठीक है। फिर अब SQL से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? What are the things that we can do the SQL? SQL लैंग्वेज से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? पहला चीज क्या कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट द डाटाबेस स्ट्रक्चर, जिसको स्कीमा बोलते हैं ना, दैट इज थिंग स्कीमा। डाटाबेस स्कीमा हम लोग पिछले वीडियो में हमने उसको डिस्कस किया था, उसको आप जाकर देख सकते हैं कि स्कीमा किसको बोलते हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। और डाटाबेस को स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, साथ में अगर हमने क्रिएट कर दिया है कुछ मॉडिफिकेशंस बाद में करना है तो वो भी कर सकते हैं। सो वी कैन क्रिएट एंड मॉडिफाई द डाटाबेस स्ट्रक्चर। वी कैन चेंज द सिक्योरिटी सेटिंग्स फॉर द सिस्टम, मीन्स वी कैन मेक हम लोग इसमें इसका सिक्योरिटी सिस्टम को भी हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि अंदर के डाटाबेस के हर पार्टिकुलर एरिया को कौन एक्सेस कर सकता है। मान लीजिए सिंपल लेमैन यूज़र है तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, हम सिर्फ वही उसको एक्सेस करने दे सकते हैं, वो बाकी चीज़ों को एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल हम बैंक में जाते हैं, बैंक में या एटीएम मशीन पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो एटीएम मशीन में क्या ये हमें एक्सेस करने देता है बाकियों का अकाउंट? नहीं, बट वी कैन एक्सेस आवर ओन अकाउंट, है ना। तो ये एक सिक्योरिटी है, आई कैन नॉट एक्सेस द अदर पीपल्स अकाउंट। दूसरा, इट परमिट्स द यूजर फॉर वर्किंग ऑन अ डाटाबेस और द टेबल्स। ये यूजर को परमिट करता है कि वो डाटाबेस और टेबल्स पे काम कर सकते हैं। वी कैन क्वेरिंग द डाटाबेस एंड वी कैन इंसर्ट, मॉडिफाई एंड डिलीट द डाटाबेस कंटेंट्स। को रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है, मान लीजिए किसी एक पार्टिकुलर रो और रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, या डेट ऑफ बर्थ किसी का चेंज करना है तो हम लोग जाकर चेंज कर सकते हैं। दैट इज these are the things that we can do through the SQL। और इन सब के लिए एक सेट ऑफ कमांड्स है जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। जैसे डाटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन से कमांड को यूज़ करेंगे, है ना। डाटाबेस में कंटेंट को चेंज करना है तो उसके कौन से कमांड्स को यूज़ करेंगे। इन सभी के लिए स्पेसिफिक कमांड्स हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, नाउ नेक्स्ट, there are certain few rules to follow while writing the SQL statements in MySQL। कुछ एक सर्टेन रूल्स है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है हमें स्टेटमेंट्स को लिखते समय, कमांड्स को लिखते समय। पहला चीज़ हमेशा दिमाग में, एक ब्रेन में, अपने माइंड में ये मेकअप करके रखिए कि इट इज़ इन केस इनसेंसिटिव, यानी कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन द कोई भी स्टेटमेंट्स अगर हम लिखते हैं ना, दैट शुड एंड विथ सेमी कॉलन। वो किसके थ्रू एंड होता है? सेमी कॉलन से वो एंड होगा। एंड टू एंटर द मल्टी लाइन एसक्यूएल स्टेटमेंट, सपोज स्टार्टिंग में तो हम लोग सिंपल सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन जब मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? हम फिर सेमी कॉलन नहीं देंगे। आफ्टर द फर्स्ट लाइन वी पुट द एंटर की टू कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट लाइन। जब नेक्स्ट लाइन आएगा ना तो एरो साइन आएगा। जो प्रॉम्प्ट माई एसक्यूएल है वो चेंज हो जाएगा किसमें? एरो साइन में, इंडिकेटिंग दैट द स्टेटमेंट इज कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन। एंड आफ्टर द लास्ट लाइन वी कैन पुट द सेमीकोलन एंड देन प्रेस द एंटर की, तब ये कमांड पूरा होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? अब आते हैं डेटा टाइप्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है, डेटा टाइप्स होता क्या है, हमें डाटा टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हर फील्ड में हम एक ही तरह का डाटा को एंट्री नहीं करते हैं। सपोज दैट रोल नंबर एक फील्ड है, क्लास का एक टेबल बना हुआ है, उसमें एक रोल नंबर है, तो रोल नंबर में क्या हम अल्फ़ाबेट्स डालते हैं? मोस्टली मतलब कि 99.9% यही ट्रेंड है कि रोल नंबर हमेशा नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दैट। जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने नंबर्स होंगे, है ना। तो उस फील्ड में अगर हम
ये स्पेसिफाई कर दें कि इसका इसके अंदर जब भी हम कोई एंट्री होगी तो सिर्फ नंबर ही एंटर आदमी कर सकता है, कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं कर सकता है। ठीक है, तो फिर इससे फ़ायदा क्या होगा? इसी से रिलायबिलिटी बढ़ती है किसी सॉफ्टवेयर की। तो इसका फ़ायदा क्या होगा बताइए? कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं ना, वो गलती से भी वहां पर अल्फ़ाबेट्स नहीं डाल पाएंगे। मान लीजिए वो गलती से उनसे कोई की दब भी गया अल्फ़ाबेट्स का, ए बी सी डी कुछ भी, तो वो इमिडिएटली वो प्रॉम्प्ट ये मैसेज आएगा कि यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग थिंग, यू हैव टू एंटर द न्यूमेरिक वैल्यू ओनली हियर। तो वह चाह कभी वो नहीं कर सकता है, या फिर गलती से भी उससे गलती नहीं होगी, है ना। तो इससे क्या होता है, इस तरह के फीचर्स से होता क्या है ना, कि हमें ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी हमारी बढ़ती है किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की तरफ। तो पहला चीज़, डाटा टाइप होता क्या है? इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डाटा दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव, कि किसी पार्टिकुलर एट्रीब्यूट में किस प्रकार का डाटा जा रहा है, ये इंडिकेट करता है। And the data type of an attribute decides the operation that can be performed on the data of that attribute. Attribute means field, याद रखिएगा, पिछले वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, अब कितने प्रकार के डाटा टाइप्स हम मोस्टली यूज करते हैं? पहला होता है न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, नंबर, फिर होता है डेट एंड टाइम, फिर होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स कैरेक्टर टाइप, ए बी सी डी यही सब, है ना। इसको हम थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। पहला डाटा टाइप होता है चार या कैर, है ना। इट स्पेसिफाइज द करेक्टर टाइप डेटा ऑफ लेंथ n, where n could be any value from 0 to 255। यानी ये 0 to 255 करेक्टर को ये स्टोर कर सकता है अगर हम किसी भी फील्ड का डाटा टाइप कैर डाटा टाइप रखते हैं। और इट इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ, है ना। सपोज डेट नेम फील्ड को हमने कैर 10 डिफाइन किया है, मतलब कि वी कैन एंटर द 10 अल्फाबेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज गोइंग टू रिजर्व द स्पेसेस फॉर 10 करेक्टर्स। 10 करेक्टर के लिए वो स्पेस को वो रिजर्व कर देगा। And if the data does not have 10 characters, the MySQL fills the remaining 6 characters with spaces padded on the right। तो क्या होगा ना कि एसक्यूएल जो है, बाकी जो 6 कैरेक्टर्स हैं, 4 ही कैरेक्टर में मेरा नाम हो गया, और बाकी 6 स्पेस का क्या होगा? that 6 characters that MySQL will fill the remaining 6 characters with spaces। वो स्पेस के रूप में वहां पर फिल हो जाएंगे, यानी कि वो उतने स्पेस हमारे वेस्ट गए बिना यूज के, है ना। तो इसका सॉल्यूशन हमें वार 4 में मिलता है या वैर कैर में मिलता है, जो कि हमारा नेक्स्ट डाटा टाइप है। और इसमें हम लोग अगर किसी फील्ड का डाटा टाइप हम वार 4 करते हैं तो वी कैन स्टोर अप टू 65,535 करेक्टर्स, जो कि कैर में कितना था? 255। इसमें 65,000, देखिए कितना बढ़ गया, 65,535। बट 4 में क्या था? कैरेक्टर डाटा टाइप में क्या था कि ये क्या बोलते हैं, इट इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ। अगर उस लेंथ को हमने डिफाइन किया है तो उतना लेंथ उसके लिए वो ऑक्यूपाई हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? इट इज नॉट अ फिक्स्ड लेंथ, इट इज अ वेरिएबल लेंथ डाटा टाइप। याद रखिएगा, डिफरेंसेस पूछता है। पहला कि कैर इज द फिक्स्ड लेंथ डाटा टाइप, varchar इज द वेरिएबल लेंथ डाटा टाइप। दैट इज इट मीन्स अगर हम किसी फील्ड का varchar में हमने 30 फील्ड डिफाइन किया हुआ है, it means a maximum of 30 characters can be stored। ठीक है, but the actual allocated bytes will depend on the length of the string entered in string, है ना। 30 हमने भले डिफाइन किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल लेंथ कहाँ से डिफाइन होगा? जितना का स्ट्रिंग रहेगा, जितना लेंथ का स्ट्रिंग रहेगा। तो सपोज दैट सिटी हमने लिखा, यहाँ तो 4 ही करेक्टर है, तो बाकी 26 स्पेसेस क्या बेकार गए? अगर यही कैर रहता तो बेकार जाता, लेकिन चूंकि ये varchar है, सो तो varchar 30 विल ऑक्यूपाई द स्पेस
needed to store 4 characters only. बाकी जो स्पेस है, बाकी जो हमने लेंथ, हमने 26 लेंथ जो मेरा ऐसे बेकार पड़ा हुआ था, वो फ्री हो जाएंगे फॉर द अदर यूज, है ना। तो इट इज क्वाइट गुड टू यूज द varchar. नेक्स्ट है, हमने बोला था कि न्यूमेरिक हुआ, स्ट्रिंग टाइप हुआ जिसमें कैर और varchar आ गया, और दूसरा है न्यूमेरिक. न्यूमेरिक में इंटीजर डाटा टाइप होता है, फ्लोट डाटा टाइप होता है. इंटीजर डाटा टाइप में क्या होता है, इट स्पेसिफाइज द इंटीजर वैल्यू, ईच इंट वैल्यू ऑक्युपाइज 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज. यानी 4 बाइट्स मीन 32 बिट्स. एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, 8, तो 4 8 जो 32. The range of the values allowed in the integer type are -2 billion to +2 billion. जो भी नंबर है उसको आप देख लीजिएगा. फॉर द वैल्यूज लार्जर देन दैट, अगर कोई वैल्यू है जो इससे भी बड़ा है, देन वी यूज द बिग इंट. बिग इंट डाटा टाइप को यूज करते हैं, एंड दैट ऑक्युपाइज 8 बाइट्स, है ना. यानी 64 बिट्स इसमें ये इट ऑक्युपाइज. ठीक है, तो इंटीजर में इंट और बिग इंट आ गया. ठीक है, अब फ्लोट में जाते हैं. फ्लोट क्या है, इट होल्ड द नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स. ये तो कॉमन चीज है. फ्लोट, इट होल्ड्स द नंबर विद द डेसिमल पॉइंट एंड ईच फ्लोट ऑक्युपाइज द 4 बाइट्स. इसमें भी यानी 32 बिट्स ये ऑक्युपाई करते हैं. 4 बाइट्स मीन्स 32 बिट्स. 32 बिट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बाइट में, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 4 × 8 कितना हुआ, 32. नेक्स्ट है डेट डेटा टाइप. Date type is used for the data in YYYYMMDD format, है ना. कि यानी कि year is the 4-digit year, month will be the 2-digit month, and day will be the 2-digit date. ठीक है, 422. The supported range is 1000 1st January, 1st month 1st January, और ये 9 टू कहाँ तक जाएगा, 9999 टू 12 डेथ, 12 मंथ एंड 31 दिसंबर वाला जो है 31 डेट है. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि इसका रेंज कभी कभी पूछता है, डेट का क्या रेंज है. ठीक है, तो इसमें इस डाटा टाइप में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है जो कि याद रखना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वह है पहला कैरेक्टर टाइप. varchar में क्या डिफरेंस है, एक फिक्स्ड लेंथ डाटा टाइप है, दूसरा varchar जो है वेरिएबल लेंथ डाटा टाइप है. ठीक है, और इंटीजर में 2 चीज़ें हैं, इंट एंड द बिग इंट, है ना. 2 बिग इंट और इंट. फ्लोट में इट होल्ड्स द नंबर्स विद द डेसिमल पॉइंट्स, इट ऑक्युपाइज 4 बाइट्स. याद रखिएगा इंटीजर और फ्लोट दोनों का ही 4 बाइट्स है. ठीक है, और लेकिन बिग इंट 8 बाइट्स ऑक्युपाई करता है स्पेस. ठीक है, और डेट और टाइम में याद रखिएगा फॉर्मेट कि ईयर में 4 डिजिट, मंथ में 2 डिजिट, डेट में 2 डिजिट होते हैं. और इनका रेंज को आप याद रखिएगा 1011 एंड 9999 1231. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 5-6 क्वेश्चन एक एक नंबर का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसमें से. अब आते हैं डाटा टाइप के बाद कॉन्स्ट्रेंट्स. कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है ना, ये एक तरह का लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शंस है किसी पार्टिकुलर डाटा वैल्यू के लिए, है ना. और ये कॉन्स्टेंट्स हम एट्रीब्यूट में देते हैं, यानी फील्ड में ही दे देते हैं. दे आर यूज्ड टू एंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा. इससे हमारे डाटा का एक्यूरेसी बढ़ती है कि वो मतलब कि डिलीट नहीं होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है. जब इतनी सिक्योरिटी रहती है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी रिलायबिलिटी, हमारा विश्वास भी बढ़ता है. However, it is not mandatory to define the constant for each attribute of a table, है ना. और कोई मैंडेटरी नहीं है कि अब हर एट्रीब्यूट के लिए आप कोई ना कोई ये कॉन्स्टेंट्स डालें. ठीक है, लेकिन फिर भी देने से क्या होता है कि इससे हमारा उसका सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी बढ़ती है और इसकी एक्यूरेसी भी साथ में बढ़ती है. ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डाटा वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव. नेक्स्ट देख लीजिए कितने प्रकार के कॉन्स्टेंट्स हैं.
और पहला कांस्टेंट है नॉट नल। नॉट नल मीन्स ये इंश्योर करता है कि किसी भी कॉलम में, उसके रेंज में, उसके डोमेन में कोई भी कॉलम में वहां पर नल वैल्यू नहीं होगी, है ना। इट एंश्योर्स दैट द कॉलम कैनॉट हैव अ नल वैल्यूज वेयर, जहां पर नल का क्या मतलब होता है, मिसिंग, अननोन और नॉट एप्लीकेबल वैल्यू। इस तरह का कोई भी वैल्यू वहां पर नहीं होगा अगर हम पहले से डिफाइन कर दिए नॉट नल। अगर हम उस जगह को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं विदाउट गिविंग एनी वैल्यू, है ना, तो ये हमें वहां पर प्रॉम्प्ट करेगा कि यू हैव टू एंटर द वैल्यू, देन ओनली यू कैन प्रोसीड, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। दूसरा है यूनिक। इट एंश्योर्स दैट ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। मान लीजिए रोल नंबर एक फील्ड है, उस फील्ड में जितने भी रोल नंबर होंगे ना, कोई भी रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होगा, सारे रोल नंबर वहां पे यूनिक होंगे। अगर हम यूनिक कॉन्स्टेंट्स को वहां पे डिफाइन कर देते हैं फील्ड, रोल नंबर फील्ड के साथ, देन व्हाट विल हैपन, द यूजर डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो ऑपरेटर होते हैं जो डाटा का एंट्री करते हैं, वहां पर कभी भी वो भूल कर भी, गलती से भी उनसे वो मिस्टेक नहीं होगा कि वो डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर दें। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर द कॉलम इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड। सपोज डेट कभी कभी क्या होता है ना कि हमने किसी पार्टिकुलर फील्ड में कोई एक वैल्यू हम एंटर नहीं कर रहे हैं। अगर सपोज डेट कोई वैल्यू एंटर नहीं कर रहे हैं तो वहां पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, इसके लिए हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। दूसरा है प्राइमरी की। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट, प्राइमरी की एंड द फॉरेन की। ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं इसमें, इसके प्रीवियस वीडियो में, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाटाबेस में, है ना। The column which can uniquely identify each row or record in a table, वो कॉलम जो कि हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, दैट इज द प्राइमरी की। जैसे रोल नंबर, क्लास टीचर के पास जो टेबल है वहां पर रोल नंबर से वो हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकता है यूनिकली। यानी कि दो रोल नंबर, सेम रोल नंबर दो स्टूडेंट्स को नहीं जाएंगे। रोल नंबर 3 है तो वो एक किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए ही है। रोल नंबर 3 से वो समझ जाएंगे क्लास टीचर्स कि ये किसके बारे में बात हो रही है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि रोल नंबर 3 जो है दो स्टूडेंट्स का भी हो सकता है। दूसरा है फॉरेन की। फॉरेन की, द कॉलम विच रेफर्स टू वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट डिफाइंड एज प्राइमरी की इन अनदर टेबल। क्लास टीचर के पास जो टेबल है वहां पर प्राइमरी की रोल नंबर है, लेकिन ऑफिस स्टाफ के पास जो टेबल है वहां पर जो रोल नंबर है ना वो फॉरेन की है ना। और उसके लिए प्राइमरी की क्या होगा, एडमिशन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ऑफिस में जो टेबल है ना उसमें एक ही क्लास का डाटा नहीं है, उसमें हर क्लास के हर सेक्शन का डाटा है। तो रोल नंबर क्या हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा। सेक्शन ए में भी तो 1 to 50 स्टूडेंट्स है, सेक्शन बी में भी तो 1 to 35 स्टूडेंट्स है, तो 1 to 35 दोनों में तो कॉमन हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो फिर वहां पे एडमिशन नंबर को हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं। तो उस जगह पर ऑफिस के टेबल में जो रोल नंबर फील्ड है वो क्या है, फॉरेन की है। लेकिन वही चीज, वही फील्ड क्लास टीचर्स का जो टेबल है ना वहां पर क्या है, प्राइमरी की है। समझ आया यहां तक आपको? अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नल वैल्यू हमने पिछली बार पढ़ा था, इस जस्ट अभी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था नल वैल्यू, है ना, नॉट नल या नल। ठीक है, तो नल होता क्या है? नल मतलब क्या, जीरो? नहीं। नल, इफ ए कॉलम in a row has no value, then column is said to be null or to contain a null. You should use a null value, null, when the actual value is not known or when a value would not be meaningful. One thing that you should make sure is not to use null to represent a value of 0. जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नल को यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इक्विवेलेंट।
एनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ नल ऑलवेज एवेल्युएट्स टू नल। अगर नल के साथ कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा नल ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल नल एडिड टू 10 इज नल। ठीक है, इसको याद रखोगे। इनफैक्ट ऑल द ऑपरेटर्स रिटर्न नल व्हेन गिवन अ नल ऑपरेंड। इस लाइन को याद रखिएगा कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो नल रिटर्न करते हैं अगर कोई भी एक पार्टिकुलर ऑपरेंड वहां पर नल है तो। ठीक है, सो नल और नल को समझने के लिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि नल और जीरोस आर नॉट द सेम। अब ये कमेंट है कि हम लोग कमेंट कैसे देंगे प्रोग्रामिंग लिखते समय। ठीक है, हमेशा इसके लिए हम लोग स्लैश स्टार को यूज करते हैं। दिस कैन बाय यूजिंग दिस वी कैन गिव द कमेंट विच विल नॉट बी इंटरप्रेटेड बाय द विच विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर। ठीक है, और कमेंट्स जो है इट कैन ऑल्सो बिगिन विथ डबल साइन ऑल्सो। It proceeds followed by the spaces. This text cannot extend to a new line and the comment with a line break hyphen और हैश अगर यूज कर रहे हैं तो this text cannot extend to a new line and the comment with a line break only। इसको हम लोग प्रैक्टिकली बाद में समझेंगे। दूसरा है एसक्यूएल के थ्रू हम लोग टेबल को डाटाबेस को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो जितने भी कमांड्स हैं ना उसको डिफाइन उसको कैटेगराइज किया गया है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है ना, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में सबसे पहला काम हम लोग करते हैं किसी भी डाटा स्ट्रक्चर का स्कीमा बनाने में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस इज क्रिएटेड बाय द एसक्यूएल। और इसके लिए जिस कमांड को यूज करते हैं वो कमांड है क्रिएट कमांड। Data definition always start with the create statement. This statement is used to create a database and its table also. Create हम लोग टेबल भी हम लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट से टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। But before creating a database, we should be clear about the number of tables in the database, the columns in each table along with the data type of each column. This is how we decide the relation schema. ठीक है, तो फर्स्ट कमांड जो है वह कमांड है क्रिएट डाटाबेस। टू क्रिएट ए डाटाबेस वी यूज द कमांड क्रिएट डाटाबेस स्टेटमेंट और उसका सिंटेक्स इस तरह का है, जैसे सपोज दैट क्रिएट डाटाबेस, फिर उसके बाद हम लोग डाटाबेस नेम देंगे। इसको हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखोगे, लाइनक्स इन्वायरमेंट में नेम फॉर द डाटाबेस एंड टेबल्स आर केस सेंसिटिव्स। लाइनक्स के इन्वायरमेंट में डाटाबेस और टेबल्स का नाम हमेशा केस सेंसिटिव होता है, लेकिन विंडो में देयर इज नो सच डिफरेंशिएशन। लेकिन हमेशा ये मान के चलो कि whenever you create a table or the database with certain names, तो फिर हम क्या करते हैं ना कि जो नाम हमने दिया है, जिस तरीके से दिया है, जिस केस में दिया है, उसी को हम लोग यूज करते हैं। A DBMS can manage multiple database on one computer. Therefore, we need to select the database. Suppose that हमने 4 database create किया हुआ है, लेकिन उसमें से किसी एक database में हमें काम करना है, तब हम जिस कमांड को यूज करते हैं उस कमांड को हम बोलते हैं यूज then the database name। तो उससे क्या होगा, database चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किसी पार्टिकुलर डाटाबेस में कितने टेबल हैं वो देखने के लिए हम लोग शो टेबल्स को यूज करते हैं। शो टेबल्स, इस कमांड को यूज करेंगे तो हमारा डाटाबेस में जितने टेबल्स हैं उसको वो शो करेगा। ठीक है, तो ये तो थियोरी पार्ट्स रहा। आज चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं, हम अपना एसक्यूएल को ओपन करते हैं। हम यहाँ पर माई एसक्यूएल टाइप करते हैं, कमांड लाइन। ये यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर मैं अपना ये देता हूँ पासवर्ड। अब पहला कमांड क्या था कि हमें डाटाबेस क्रिएट करना है। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट,
हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज को बड़ा कर दे रहे हैं सो डेट इट विल बी विजिबल। ठीक है, अब हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस, साथ में डाटाबेस का नाम, सपोज डेट हम लिखते हैं, डाटाबेस का नाम हम दे देते हैं इंडिया। ठीक है, और क्या था रूल्स फॉर राइटिंग द कमांड्स, लास्ट में हमेशा हम सेमीकोलन देंगे। ठीक है, उसके बाद एंटर करते हैं। देखो आया क्या, क्वेरी इज ओके, वन रो अफेक्टेड। ठीक है, अब हमें इसी डाटाबेस को यूज करना है। हो सकता है इसके अंदर कई डाटाबेस हों, तो उस पार्टिकुलर इस डाटाबेस को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज डाटाबेस का नाम क्या है, इंडिया सेमीकोलन। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, डाटाबेस चेंज्ड। ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे बताइए, इस इंडिया में क्या पहले से कोई टेबल है, वो हम देखते हैं। तो टेबल्स और सेमीकोलन, देखो क्या बता रहा है, इट इज एन एम्प्टी, खाली है ना, अभी तक कोई भी टेबल हमने क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, सो इट्स शोइंग द एम्प्टी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग एसक्यूएल के फर्दर कमांड्स को हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको समझेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप इसको कि हम इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका ये 3 चीज़, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, यही मेरे लिए एक तरह से गुरु दक्षिणा है। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर स्टडीज and best of luck for your exams. Till goodbye, take care.